कल डेप्रिसिएशन के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कशन हुई थी। अमोर्टाइजेशन के ऊपर भी हमने करनी है। इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन, ये दो टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे कल हमने डिस्कशन की थी। कुछ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो थोड़े से मज़ीद आप कह लें कि एक ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल जिसके ऊपर उसने हाई किया हुआ है। उसमें से 4-5 पॉइंट्स हैं जिनमें से पहला पॉइंट आज डिस्कस करते हैं, फिर बाकी देखते हैं टाइम के साथ साथ। अगर आपका जो एसेट है वो पार्शली यूज्ड हो बिजनेस में और पार्शली यूज हो पर्सनल, कोई ऐसा बिजनेस का एसेट है जो बिजनेस में भी यूज़ हो रहा हो और आपका जो है वो पर्सनल भी यूज़ हो रहा हो, तो लॉ ये कहता है कि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, अलाउएबल डेप्रिसिएशन उतनी ही होगी जितना कि उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, उसकी अलाउएबल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? जितना उसे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाए, और जितना उसकी डेप्रिसिएशन पर्सनल यूज में आ रही है वो उसकी क्या हो जाएगी? नॉट अलाउएबल आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो एम्बिगुअस बात है या यानी कि थोड़ी सी समझने वाली बात है वो ये है कि जो रिटन डाउन वैल्यू है वो ऐसे ही निकाली जाएगी ये समझ के कि जैसे एसेट पूरे का पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे एसेट पूरे का पूरा बिजनेस में इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे अगर कोई मशीनरी है और वो 5 लाख रुपए की खरीदी है, इसी कॉस्ट है, और क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि ये पार्शली यूज 60% जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस में और 40% जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है पर्सनल। ठीक है, और ये इसने खरीदी है 2002 में, ठीक है, और फिर इसने बेच दी, अज्यूम कर लेते हैं कि इसने 2006 में बाय की है इसमें और 6 में इसने सेल कर दी। ठीक है, तो अब हम इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? पहले साल की डेप्रिसिएशन मैं कह दूं जी इसने Feb 2002 में खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी लगेगी? पूरे एक्विजिशन, जिस साल में एक्विजिशन होता है उस साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूं 5 लाख, कितनी जी डेप्रिसिएशन है इसकी? मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी होती है? 15%। रेट कितना आ गया हमारा? 15%। क्या इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है कि नहीं है? प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं, इनिशियल अलाउंस को। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा एसेट जो कि पहले से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुका हो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता। उसके अलावा जो है वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होती है। तो अगर नई प्लांट एंड मशीनरी है तो ये ईडीए है, लेकिन उसके ऊपर 25% इनिशियल अलाउंस लगता है। लेकिन इस सवाल को करने के लिए मैं ज़रा इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। तो हमने लिया जी 5 लाख, इस पर डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल में कितनी बनेगी? इनिशियल अलाउंस में नहीं कर रहा ना, इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। 75,000 75,000 की डेप्रिसिएशन बनी, इसकी 4,25,000, 4,25,000, ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह 2002 था ये,
2003 कब तक जाएगा ये? 4 और 2005, 5 तक जाएगा। अब लगाए रिटन डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन। अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी 15% पे? 67.750। ठीक है, क्या आगे जी? 361250। अगले के लगाए डेप्रिसिएशन 5418, बस ठीक है, इग्नोर करें। और 307062। अब 5वें साल, जिस साल बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं, 2006 में बेचा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं। 46059। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू 26100, बस 3। ये उसकी 2005 तक जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू चले जाएगी। 2006 में आपने उस एसेट को बेच दिया है। जब इस तरह का सवाल आए जिसके अंदर वो ये बताए कि कुछ पोर्शन जो है वो एसेट का पर्सनल यूज हो रहा है और कुछ जो है वो आपका ऑफिशियल यूज हो रहा है, तो आपने क्या करना है, याद रखना है, डेप्रिसिएशन तो मैंने सारी चार्ज करी, यहाँ पे 2 कॉलम और बना लेने हैं। हर साल में 60% के जो कि अलाउएबल आ जाएगा और 40% ये जो नॉट अलाउ डिसअलाउ कर दें। डिसअलाउ। अब 75% का 60% मुझे अलाउ है, 45,000। ठीक है, और डिसअलाउ कितना हो गया? 30,000। इधर डेप्रिसिएशन पे कितना अलाउ है? 38,250। और डिसअलाउ कितना है? 255,000। ये सही है? ऐसे ही है? अच्छा, आगे चले। 54 का 632,512। और ये कितना? 2167, बस 75। ठीक। और इधर 27635। और इधर 18424। ठीक है, यहां तक लगी है समझ? पहले साल में 2002 में जब इनकम फ्रॉम बिजनेस में बना रहा हूँगा तो मैं डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूंगा? 60% में। 2000 अगले साल 3 में, 4 में, 5 में ये डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ होगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू लेते वक्त मैं डेप्रिसिएशन कितनी ले रहा हूं? सारी। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि अगर आपका एसेट पार्शियली यूज हो रहा है बिजनेस में और पार्शियली यूज हो रहा है आपका एसेट पर्सनल में, तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू लेनी है वो ऐसे ही लेनी है जैसे कि सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू लेते वक्त मैं जो डेप्रिसिएशन ले रहा हूं वो सारी लेके पूरे का पूरी रिटर्न डाउन वैल्यू ले रहा हूं। लेकिन जब मैं इसको अलाउएबल या डिसअलाउ करूंगा खर्चे को साल में, तो जितना मेरी डेप्रिसिएशन अलाउएबल थी उतनी चार्ज करूंगा और जितनी डिसअलाउ थी ये मैं चार्ज नहीं करूंगा। लगी समझ? क्या इसमें किस चीज की समझ लग रही? अलाउएबल जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में खर्चे लेस करने हैं
डिडक्शंस लेस करनी है। हमने पढ़ा था ना, सेक्शन 21 पढ़ा अभी सर, कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ है, कौन सी नॉट अलाउड है। तो उसके अंदर जो डिडक्शन अलाउ है वो मुझे सिर्फ उतनी ही अलाउ है जितना एसेट में अपना खुद इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है, वो सिर्फ उतनी ही अलाउ। लेकिन उसकी WD भी निकालनी है अगर, तो वो मैं ऐसे ही निकालूंगा जैसे उस एसेट को मैंने सारे का सारा खुद इस्तेमाल किया, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है? लगी समझ कि नहीं लगी? आपको क्लियर है समझ? हमजा लगी समझ? टाइम पे आया करें थोड़ा, पहले लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। अभी तो आजकल मैं कोई 5-6-7 मिनट लेट आ रहा हूँ। अच्छा जी, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। 2006 में उसने इसे बेच दिया, इस प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया। अज्यूम करते हैं कि 2006 में उसने इसे 4 लाख का बेच दिया। 2006 में उसने कितने का बेच दिया? 4 लाख का बेच दिया। अभी कॉन्सेप्ट बड़े गौर से सुनना है। 2006 में उसने 4 लाख का बेच दिया। ये वही वाली बात कर रहा हूँ कि 5 लाख का खरीदा था, 60% बिजनेस में इस्तेमाल किया, 40% पर्सनल इस्तेमाल किया, तो 2006 में जाके उसने 4 लाख का बेच दिया। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ हम बेचते हैं तो हमारा एक ही फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है, और अब इसके अंदर से हम लेस कर देंगे हम टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। यही पढ़ा हुआ है ना कल से जो हम पढ़ रहे हैं कि टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू से लेस कर देंगे। कंसिडरेशन रिसीव क्या आ जाएगी? 4 लाख। टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है? 261,003। लेकिन यहां पे आके जो हमारा वो है टैक्स पर्सन, जो हमारा लॉ है, उसने यहां पे आके थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहते हैं अगर एसेट की ये वाली सिचुएशन हो कि वो आधा इस्तेमाल या कुछ फीसद इस्तेमाल हो रहा है पर्सनल और कुछ हो रहा है इसके अंदर बिजनेस में, तो आपने रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त डेप्रिसिएशन तो सारी चार्ज की है। तो इसका हल ये है कि आपने रिटर्न डाउन को चेंज करना है और इसके अंदर जो डिसअलाउ वाली थी रिटर्न डाउन के अंदर वो ऐड कर दें। जो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू आपने निकाली थी ना, इसके अंदर क्या ऐड कर दे? जो डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। बेचते टाइम, ये कब करना है? बेचते टाइम। बेचते टाइम आपने क्या करना है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें जो नॉट अलाउ थी, डिसअलाउड डेप्रिसिएशन थी, वो क्या कर दे? ऐड बैक कर दे। मिसाल के तौर पे अब जब मैं इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू लूंगा, ये मैं लूंगा 2,61,003 रुपए जमा 30,000 जमा 25,500 जमा 21,675 और जमा 18,424। 356,602 ये लेस कर दें और अब देखें आपका कितना गेन हुआ है। 4,398। दिस इज योर गेन, जो कि उसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला जाएगा। कॉन्सेप्ट की समझ लगी है? हुआ क्या है? अगर आपका एसेट, मैं अब रिपीट करता हूं इस सारी कहानी को, अगर आपका ऐसा एसेट था जो पार्शियली यूज हो रहा था बिजनेस में और पार्शियली यूज हो रहा था पर्सनल में, तो टैक्स वाला ये कहता है कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेते वक्त आपने डेप्रिसिएशन सारी लेस करनी है। डेप्रिसिएशन आपने सारी लेस करनी है, लेकिन
उस साल में डेप्रिसिएशन अलाउ या डिसअलाउ करते वक्त अलाउ सिर्फ वो करनी है जितनी आपकी बिजनेस की बनती है। तो ये चीज आपने पूरे सालों में हर साल ऐसे ही कंटिन्यू करना है। लेकिन एंड पे जाके जब आपने उस एसेट को बेच दिया तो कंसीडरेशन रिसीव में से टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करनी है। तो वो जो रिटर्न डाउन वैल्यू आपने यहां पे निकाली है इसमें ऐड बैक कर दें वो सारी डेप्रिसिएशन जो कि क्या थी, डिसअलाउ थी। इस रिटर्न डाउन वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया है वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन जो क्या थी, डिसअलाउ। बेचते टाइम उसे क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। ठीक है, उसकी रीजन वो यही हो सकती है ना कि इसके अंदर 100% लेस है लेकिन इतना तो उसने इस्तेमाल ही नहीं ना किया, तो जब इस्तेमाल नहीं किया तो उसको ऐड बैक कर दो। बिजनेस ने तो नहीं इतना इस्तेमाल किया। सिंपल कॉस्ट में से हम अलाउड भी तो माइनस कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, अगर आपका आंसर इसके बराबर आया था तो ठीक है। जो सिंपल तरीका था मैंने आपको वो बता दिया जो लॉ में लिखा है। आप अगर उसको किसी और तरीके से करेंगे, कुछ केसेस के अंदर गलत भी हो जाता है, तो इसलिए जो भी अडॉप्ट करें उसको बेंचमार्क से जरूर रिकंसाइल कर लें। उसका तरीका फिर यही होता है कि आप एक क्वेश्चन को दोनों अपने अपने तरीके से और बुक में जो लिखा है उससे करके देखें। फिलहाल जो बुक में लिखा था मैंने वो आपको बता दिया। अच्छा जी, इसमें अगर हम आए, ये कौन से पेज पे थी डेप्रिसिएशन? 86 जी। अच्छा, पेज नंबर 88 पे आए जरा। जी ये मैंने कल छुड़वाया है पॉइंट, मैंने कहा था इसको मैं क्लियर करूंगा, आज कर दूंगा या अगली क्लास में कर दूंगा। कि कल मैंने समझाने से पहले ही बता दिया था कि इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा, चीज़ें मिक्सअप बहुत हो जाएंगी। ये मैं बता देता हूँ आपको। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं अभी उसको कल बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाती। अच्छा, इसमें इतना पेज नंबर 88 में है रूल्स रिगार्डिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 22, पॉइंट नंबर 3। अच्छा, आप लोगों ने ना अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते रहना इन पॉइंट्स में कि कौन कौन से हम कर चुके हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई रह गया है तो मुझे आपने बता देना कि सर ये वाला रह गया। वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड इन अ टैक्स ईयर partially in driving income from business chargeable to tax and partially for another purpose, ठीक है। यही बात आगे जो हमने पढ़ी है, द डिडक्शन अलाउड, जो डिडक्शन अलाउ होगी अंडर दिस सेक्शन फॉर दैट ईयर shall be restricted to the fair proportional part of the amount that would be allowed if the asset was wholly used to income from business chargeable to tax. Deduction allowed सिर्फ वही होगी जो उसका फेयर प्रोपोर्शन बनता है, ठीक है, जितना उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से जो डिडक्शन अलाउ है वो उसका फेयर प्रोपोर्शन जो बनता है वो अलाउ किया है। यहां पे बात की है डिडक्शन की, रिटर्न डाउन की नहीं बात की अभी। उसने सिंपल सा बात रूल बताया है कि डेप्रिशिएबल एसेट
अगर पार्शियली इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के लिए और पार्शियली इस्तेमाल हो रहा है किसी और पर्पस के लिए, तो जो डिडक्शन अलाउ होगी वो एक फेयर प्रोपोर्शन पे अलाउ होगी, वो फेयर प्रोपोर्शन उतना जितना उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो आप डिडक्शन जो है जो फेयर प्रोपोर्शन नहीं है पर्सनल यूज वाला वो अलाउ नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आगे वो WDV वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। आगे अगले पेज में पॉइंट नंबर 6 देखें, शुरू सबसे टॉप का पॉइंट, वेयर दी सबसेक्शन 3 अप्लाइज। सबसेक्शन 3 कौन सा जो अभी पढ़ा है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, वेयर दी सबसेक्शन 3 अप्लाइज। सबसेक्शन 3 वो जो अभी पढ़ा है, जो पॉइंट नंबर 3 ऊपर पढ़ा है उसकी बात कर रहा है। अप्लाइज टू अ डेप्रिशिएबल एसेट फॉर अ टैक्स ईयर, the written down value of the asset shall be computed on the basis that the asset has been solely used to drive income from business। कि एसेट को सारे के सारे को कहाँ किस लिए इस्तेमाल किया गया है, बिजनेस के लिए। तो कह रहा है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी जैसे सारे का सारा एसेट किस में इस्तेमाल हुआ है, बिजनेस में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, जब वो डिडक्शन की बात कर रहा है, साल की डिडक्शन की बात कर रहा है, तो वो क्या वर्ड यूज कर रहा है, फेयर प्रोपोर्शन की। और जब वो रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहा है तो तब वो क्या कहता है कि जितने ऐसे ही रिटर्न डाउन वैल्यू निकाले जैसे सारे का सारा एसेट कहाँ इस्तेमाल हुआ है, बिजनेस में इस्तेमाल। लगी समझ अब? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इकट्ठे करके पढ़ने, जब भी पढ़ने, ये ऊपर वाला 3 और ये 6 ये आपस में लिंक्ड है। बेशक इसके साथ वो लाइन लगा लें, ये क्योंकि ऊपर नीचे बातें लिखी हैं सारी, ये आपको बतानी पड़ेंगी कि कौन सा किसके साथ लिंक कर रहा है। बाकी पॉइंट नंबर अच्छा, इसकी जो एग्जांपल देख लें ऊपर वाले पेज पे दी हुई है, सिंपल ऐसी है जैसे मैंने ये आपको 5 सालों की बताई है। A plant was purchased for ₹1 million in the tax year 2022, ignoring initial allowance। तो कहता है इग्नोर कर दें इनिशियल अलाउंस को थोड़ी देर के लिए। This plant is used for 40% business and 60% other purposes. Find amount of depreciation to be charged to business income and WDV of the plant। उसने सिर्फ 1 साल की बात ही की है कि उसकी WDV बता दें और उसकी डेप्रिसिएशन बता दें। कॉस्ट ऑफ द प्लांट देखें 1 मिलियन है, डेप्रिसिएशन जो है वो 30% पे उसने चार्ज की है, 3 लाख। ठीक है, ये अब वो प्लांट्स को 30% ओवरऑल 30% पे लेके आए। और नीचे चेक करें बिजनेस को उसने कितनी चार्ज की है, 40%, 3 लाख का 40%। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट यहाँ 15% लेना चाहिए था, ये आई थिंक गलती से इन्होंने 30% ले लिया है। तो ये 3 लाख का 40% बिजनेस को चार्ज किया है और 3 लाख का 60% जो है अदर देन बिजनेस को किसी और को चार्ज कर दिया। और WDV लेते वक्त देखिए उसने क्या किया है, 1 मिलियन में से क्या माइनस किया है, 1 मिलियन में से क्या माइनस किया है, टोटल 3 लाख ही माइनस किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसने सेल की यहाँ पे तस्करा नहीं किया, सेल वाली बात अभी आगे आ जाएगी। पॉइंट नंबर 5 हमने पढ़ लिया था कल, की अभी पढ़ना है, पढ़ना है। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ अ पर्सन एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर। ये वही वाली बातें जो कल मैंने आपको टेबल में बताया था ना कि WDV कहते किसे हैं। Where the asset was acquired in the tax year, the cost of the asset to the person as reduced by any initial allowance in respect of the asset under section 23। कि अगर कोई इनिशियल अलाउंस है तो कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे तो उसे WDV कहते हैं, और अगर इनिशियल अलाउंस नहीं है तो कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन लेस करें तो उसे WDV कहते हैं। तो यहाँ टेबल बनाया था ना कल पहले साल का, तो उसने बताया कि WDV किसे कहते हैं। अगर इनिशियल अलाउंस है तो पहले साल में कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करेंगे, और अगर इनिशियल अलाउंस नहीं है तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो वो WDV कहलाएगी। सिंपल एज दैट। ये बातें समझने की है, ये बातें ऐसे एज इट इज आपसे थ्योरेटिकली नहीं पूछेगा, ये समझने के पर्पज से है क्योंकि ये न्यूमेरिकली टेस्ट करता है। पॉइंट नंबर 7 पे आ जाए।
the total deduction allowed to a person during a period of ownership of a depreciable asset under this section, section 23, shall not exceed the cost of the asset. ये सादा सी बात कर रहा है, सादा अल्फाज में, कि अगर एक एसेट की कॉस्ट 100 रुपए है तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी अलाउ हो सकती है? 100, 102 नहीं हो सकती। सिंपल ऐसा, 100 रुपए की चीज है तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है उसकी कॉस्ट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस, क्योंकि इनिशियल अलाउंस भी तो डेप्रिसिएशन ही है। पॉइंट नंबर 8, वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट and no depreciation asset shall be allowed under this section for that year. पॉइंट नंबर 8 से पहले पॉइंट नंबर 9 पढ़े, ठीक है। वेयर सब सेक्शन 3 अप्लाइज, ये अब इसी के ऊपर आ गया दोबारा, वो ऊपर 3 पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड 6 पढ़ा और अब ये 9 पढ़ रहे, ठीक है। वेयर सब सेक्शन 3 अप्लाइज, ये उसी की बात कर रहा है जिसमें पार्शियली यूज्ड है। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 3 shall be increased by the amount that is not allowed as a deduction as a result of application of subsection 3, ठीक है। जो उसकी रिटन डाउन वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, किससे? उस अमाउंट से जो कि नॉट अलाउड थी एज ए डिडक्शन, ठीक है। ये कब करेगा? बेचते टाइम, जब डिस्पोज करेगा उसे, ये उस टाइम पे करे। तो ये सेक्शन 3, 6 और 9 ये इसी एक एग्जांपल के अंदर कवर हो रहे हैं, 3, 6 और 9। अब 8 के ऊपर आ जाए दोबारा। वेयर इन एनी टैक्स ईयर पर्सन डिस्पोजेस ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट नो डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी अलाउड। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जब डिस्पोज ऑफ करेगा तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं होगी। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, द एक्सेस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सीधी सी बात है भाई, कंसिडरेशन रिसीव अगर WDV से ज्यादा होगी तो गेन आएगा, और गेन किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज कर देंगे, सिंपल। ये तो आपको पता है बचपन से ही। इफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड इज लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, तो ये फिर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। देन द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द पर्सन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये जो लॉस आ जाएगा एसेट बेचने पे, ये अलाउएबल डिडक्शन बन जाएगा। जो लॉस आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? अलाउएबल डिडक्शन। सही है। गेन आ गया तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसे टैक्स लगा देंगे, ऐड कर देंगे, और लॉस आ गया तो इसे लेस कर देंगे, ठीक है। सादा सादा सी बातें ये तो। बाकी 9 के नीचे उसने जो एग्जाम्पल दी है ये आप एक दफा देख लीजिएगा। ये वाली एग्जाम्पल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसे भी पढ़ लें तो कोई मजाके वाली बात नहीं होगी। कौन सा? इतनी पूछे ऊपर चले गई हैं। 5th का सेकंड पॉइंट बता तो दिया है, बता दिया है। 7, 8, 9 तक आ गए हैं जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 से पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 13। एक तो आज का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डस्टर किधर है? डस्टर यहाँ पे नहीं पड़ा किसी को?